हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई में प्रीवियसली पूछे गए हैं, लगभग 40 साल पुराने। सो इसमें ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। रिलेटेड प्लेलिस्ट भी है जिसमें दूसरे चैप्टर्स को मैंने अपलोड किया है, और डिफरेंट जैसे नेम रिएक्शन वगैरह, ऑर्गेनिक की या फिर ट्रिक्स की वगैरह जो भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेगा आप। ओके। सो सिमिलर चैनल जो कंटेंट अगर आपको चाहिए मैथ्स में, तो मेरा आवेश मैथ्स नाम का एक चैनल है। सो प्लीज़ उसको एक बार देख के सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो। ओके, सो फिलहाल क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीज कंपाउंड, कोई एक्स है मैग्नीज का कंपाउंड जिसको 513 केल्विन टेम्परेचर पे डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, और किस में रिजल्ट कर रहा है। जैसे Mn का कोई कंपाउंड है एक्स और उसको 513 केल्विन पे हीट किया तो डिकम्पोज हुआ ये वाई में, MnO2 में और कोई गैस में। उसके बाद जो MnO2 है रिएक्ट्स विद NaCl एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो जो ये वाला MnO2 है इसको NaCl यानी कॉमन सॉल्ट और H2SO4 जो कि कंसनट्रेटेड है इसके साथ रिएक्ट किया। अब इन्होंने कहा कि गिव अ पंजेंट गैस, ठीक है, कोई गैस दी है, थोड़ी तीखी सी स्मेल है उसकी, Z, जो कि एक गैस है। अब इसमें XYZ बताना है आपको। नाउ गाइस देखिए, मैग्नीज यानी Mn से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं कॉमन, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। MnO2 हो गया या K2MnO4 हो गया, राइट, KMnO4 हो गया। इनकी रिएक्शंस है ना रिपीट होती रहती है, कुछ गिनी चुनी है, 2 से 4 रिएक्शंस, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इन रिएक्शंस को देख लेंगे तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इनमें से यही पूछे रहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ये रिएक्शन मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, तो ऐसा नहीं है गाइज। ये कुछ रिएक्शंस ही है जो कि रिपीट होती रहती है। जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको एक, अभी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन जस्ट आपको रिवीजन भी हो जाएगा, मैंने आपको पार्ट 1 में इसके और रिएक्शन बताई थी जो कि एडवांस में भी रिपीट हुई थी किसी ईयर के 2019 या 18 में किसी में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे MnO2 है उसको अगर KOH के साथ रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे O2 हो गया, और O2 के बजाय कभी कभी यहाँ पे KNO3 भी दे देते हैं, राइट। तो इसको क्या बोल देते हैं कि ये जो प्रोड्यूस करता है MnO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें। जैसे इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। इसको फर्दर अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, इन एनी एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, जैसे KOH में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन KOH, बस यही सिंपल इस तरह से रिपीट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप गाइस क्या कह रहा हूं मैं। तो जैसे अब ये MnO2 KOH और KOH ले लिया तो K2 MnO4 में हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। अब ये KMnO4 में हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। एक बार जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, K2MnO4 है इज ग्रीन इन कलर। ये कलर अगर आपको याद है ना, और आपको पता है कि मैग्नीज का कोई कंपाउंड और कलर ग्रीन है, कॉमन एग्जाम्पल है गाइस K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। आप मतलब ध्यान रखिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरह होगा ये, ठीक है। तो क्या है ये कलर, ग्रीन कलर का। सिमिलरली जो ये KMnO4 है इज पर्पल इन कलर, कहीं कहीं आपको वॉयलेट लिख देंगे। तो ये चीज आप याद रखिए, मतलब मैग्नीज का कंपाउंड है, पर्पल कलर का, 80% चांसेस हो गए KMnO4 होगा। भाई कुछ और केसेस भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ में आपको। सो ऐसे ही ये वाली कुछ रिएक्शंस होती है, ये वाली। अब आप एक चीज देखिए, जो ये इन्होंने पहली रिएक्शन दी है, मैग्नीज के कंपाउंड को हीट किया और ये डिकम्पोज हो गया। समझ आपको गाइस। नाउ ये एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। कॉमन रिएक्शन किसकी, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझ रहे आप, जब ऑक्सीजन गैस आपको प्रिपेयर करना हो थ्रू एनी मैग्नीज कंपाउंड, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। समझ आप। तो मेथड है क्या कि ये KMnO4 ले लिया हमने, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पर्पल कलर का है, इसको हीट करते हैं। तो जब आप इसको हीट करोगे ना, अपार्ट फ्रॉम अदर साइड प्रोडक्ट्स, ये ब्रेक ऑक्सीजन गैस रिलीज करने शुरू कर देता है। मतलब
मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की है ना, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है कि जब आप इसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कि हम कह देते हैं ऑक्सीजन गैस को पाने की, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। समझ रहे आप गाइज मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, आपको एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए चीजें। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। अब तक मैंने देखा कि KMnO4 को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ MnO2 तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिए गाइस, देखिए MnO2 और गैस क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे क्या मिलेगा, एक चीज देखिए, मैंने आपको कहा था MnO2 ऑक्सीडाइज होगा तो K2MnO4 बनेगा। ठीक है, अब इसको आप ऑक्सीडाइज फर्दर कर देंगे तो KMnO4 हो जाएगा, इससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और मैग्नीज +7 से ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको ऑक्सीडाइज करने जा रहे हो तो ये पड़ा रास्ते में, फिर ये पड़ा, लेकिन जब आप इसको इनवर्स जब डिकम्पोज करोगे इसको ना, तो क्या बनाएगा, एक तो ये बना देगा और एक ये बना देगा। आपको लिंक समझ में आ गया गाइस? तो जब MnO2 तो यहां लिखा है, तो दूसरा क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला, इन ये जब होगा तो ये इन दोनों में ब्रेक हो जाता है, तो कुल मिला के जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपकी +4 एंड +6 में ब्रेक हो जाती है। सो इसका मतलब जो यहाँ पे है आपका K2MnO4 है। समझ में आ गई आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस इस तरह से आप याद रख लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो अब तक आपने ये चीज देख ली कि एक तो ये वाली कि MnO2 को आपने ऑक्सीडाइज किया तो K2MnO4, K2MnO4 को ऑक्सीडाइज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन जो भी बताया था KMnO4, KMnO4 से अगर आप हीट कर दोगे तो K2MnO4 और MnO2 दोनों बन गया। व्हाट इफ अगर मुझको ये K2MnO4 से ही वापस KMnO4 बनाना हो, अब क्या होगा, इसके एक मेथड तो क्या था, K2MnO4 से आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन एल्कलाइन मीडियम तो एक KMnO4 ये बन गया। एक दूसरा मेथड क्या होता है, अब कि अब तक इससे तो ये बन रहा था सिर्फ, अब जो ये मेथड बताने वाला हूं इससे क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ध्यान रखिए, अगर मैं K2MnO4 में HCl भी ऐड कर दूं, है ना, HCl से रिएक्शन कर दूं, तो अब क्या बनेगा, मैंने क्या कहा, ये वाला जो कंपाउंड है KMnO4 इसको भी बना देगा, राइट, और अब इसको भी बना देगा इस मेथड से। तो इसका मतलब KMnO4 तो लिख लिया, अब मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ गाइस, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, है ना, बस मैं ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। KMnO4 बना दिया और MnO2 बना दिया। K2MnO4 का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ KMnO4 ही बनेगा। ठीक है, KMnO4 को जब ब्रेक करोगे तो ये बन गया, लेकिन जब K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में डाल दोगे जैसे HCl तो ये और ये दोनों बन जाएगा। तो KMnO4 और MnO2 दोनों बना दिया, और साथ में दो चीज और बन जाती है जैसे H2O एंड KCl। ये KCl HCl है ना, तो KCl इससे याद रख लीजिए। दो तो मेन चीज ये हो जाएंगी, ज्यादातर पूछे जाएंगे। समझ में आ गया इस आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सो ये तो हो गया पहला, यानी इसका मतलब जो मेरा x है, XYZ बताना है ना, तो x तो हो गया आपका KMnO4, y हो गया K2MnO4। तो x क्या है, KMnO4 एंड y K2MnO4। तो देखिए यहां से आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गया। अगर आपको दूसरी रिएक्शन भी नहीं आती थी तब भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। समझना गाइस आपको ना? फिर भी अब दूसरी जो रिएक्शन है वो देखते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है कि MnO2 को NaCl यानी कॉमन सॉल्ट में और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन का है तो कोई पंजेंट गैस मिली है। ये भी जस्ट लाइक अबोव रिएक्शन, जैसे इसमें O2 गैस की प्रिपरेशन की एक ये कॉमन रिएक्शन है, सिमिलरली जो ये वाली रिएक्शन है गाइस, ये क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, कॉमन है बहुत, कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को आप इस एंगल से देखिए, समझ आई गाइस आपको? इसका मतलब देखिए, जब MnO2 को कॉमन सॉल्ट में डालते हो आप, कॉमन सॉल्ट हो गया, बोल देंगे इसमें कॉमन सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, या इसको ऐसे बोल देंगे कि MnO2 की जब आपकी रिएक्शन हुई है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस प्रिपरेशन प्रोड्यूस होती है। मेन तो ये, इसके साथ साथ MnCl2 हो जाता है, इसमें कन्वर्ट आपको NaHSO4 मिलता है और H2O। ठीक है, तो मेन कॉमन तो ये वाला है आपका। तो इसका मतलब जो Z है, पंजेंट गैस मिली थी आपकी, इज Cl2।
जो यहाँ पे मैच करी। तो गाइज आपको इस तरह से देखनी चाहिए चीज़ों को। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं आपको, अब इतनी रिएक्शन बता दी तो, जैसे आपको बताया था कि KMnO4 है, इसको आपने हीट करा तो K2MnO4 में बन गया MnO2 और O2 मिल गया। अगर आपने इसको हीट किया ना, व्हाट इफ मुझे KMnO4 से ये नहीं लेना है, मुझे K2MnO4 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ MnO2 चाहिए, तब क्या करोगे? इसकी एक कॉमन रिएक्शन है, KMnO4 की रिएक्शन Ki एंड H2O मीडियम में कराएं रिएक्शन KMnO4 की Ki एंड H2O से, तो ये MnO2 में ब्रेक हो जाता है। साथ ही साथ आपको KOH एंड KiO3 मिल जाता है। ठीक है, तो MnO2 इस तरह से याद रख सकते हो। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज। अगर आप ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैग्नीज, टाइटेनियम, जिंक एंड निकल, ये सब के सब पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज में आते हैं। यानी इस पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये वाली 3D सीरीज है। इन सब में अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो जो लास्ट फाइनल जो शेल भरेगा उसमें 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, इसलिए इसका नाम 3D है। ओके, सो वैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। नाउ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ से यहाँ तक 3D सीरीज है, 24 से 30। अगर आपको इसका एक ट्रिक बताऊँ आपको, सिली सी ट्रिक है थोड़ी सी, लेकिन मैंने है ना ये कॉलेज टाइम में बनाई थी। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि स्टीव क्रोमिकोनी क्यों जिया, समझ रहे कि वो क्यों जिया। सो स्टीव क्रोमिकोनी एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्यों जिया था। अब इसको ऐसे मैंने याद किया हुआ है, देखिए स्टीव, स्टीव SCTI टाइटेनियम V वेनेडियम, तो ये नाम बना है स्टीव। क्रोमिकोनी, तो क्रोमिकोनी क्या है? CRO, क्रोमियम का क्रो, मैग्नीज का मी, है ना, मतलब M आ गया क्रोम, और E क्या हो गया? आयरन का I। इस तरह से, क्योंकि मैंने खुद बनाई थी तो मेरे दिमाग में मुझे ये याद है कि जब मैं इसको क्रो मी को नी बोलूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्रो का ये क्रोमियम, M से मैंगनीज, I से ये आयरन Fe हो जाता है, को से कोबाल्ट एंड Ni से निकिल। समझ रहे आप गाइस? क्योंकि जब आप खुद से ट्रिक बनाते हैं ना, तो ये चीजें ज्यादा आसान हो जाती है याद करनी। तो स्टीव क्रोमिकोनी यहाँ तो क्यों जिया, तो क्यों कोपर जिया जेडन, क्यों जी कुछ भी बोल दो आप, स्टीव क्रोमिकोनी कैसे जी, इस तरह से कुछ बोल लो, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो, बहुत आसान हो जाता है। सो जो सारे के सारे जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम यहाँ दिया हुआ है, मैग्नीज यहाँ दिया हुआ है, जिंक यहाँ दिया हुआ है, निकल यहाँ दिया हुआ है, इन सब के आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज बतानी होंगी। राइट गाइज, नो सब इन सब के लिए आपको इनके आउटरमोस्ट शेल के जो है वे पता होने चाहिए। टाइटेनियम का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता आपको, मैंने ट्रिक बनाई हुई है गाइज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत इजीली बना सकते हो। तो वैलेंस जो शेल है उसके ये है टाइटेनियम, है ना। सिमिलरली अब मैग्नीज का जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में देखो तो 3D5 एंड 4s2। निकिल का देखोगे जिसका 28 एटॉमिक नंबर है, तो ये हो जाएगा 3D8 4s2। अब नाउ गाइज इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आपको ट्रिक आती होगी, नहीं आती तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है ना गाइज ये तो बस। अगेन जिंक Zn दिया हुआ है, तो जिंक का क्या है गाइज? 3D10 4s2। नाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? नाउ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिलीज्ड, जब आपको ये जो आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो पहला चार्ज आएगा, मतलब सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसका जो आपका चार्ज आएगा, सपोज जैसे ये सब है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 4s2 से निकलेगा, समझ रहे? तो 4s2 से निकालने के लिए जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए होगी या रिलीज होगी, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है गाइस, समझ आपको? नाउ अब एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बैरियर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, या टू बी मोर स्पेसिफिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
समझ रहे गाइस? नाउ अब यहां से देखिए, आपका टाइटेनियम ये रहा, मैग्नीज ये रहा, निकिल ये रहा एंड जिंक ये रहा। ठीक है, अब जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, ठीक है, सपोज जो ये थर्ड फोर्थ शेल है ना, तो आउटरमोस्ट शेल सपोज ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s वाला बता रहा हूं मैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एक बात देखिए, सभी में 4s से निकलने वाले हैं, तो यानी पॉजिटिव चार्ज और जो शेल की डिस्टेंस है वो सेम है लगभग सभी में। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, लेफ्ट से जब राइट में आ रहे हो आप, तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेल नहीं है, दूरी नहीं बढ़ रही है एक ही शेल में। तो इफेक्टिव का क्या हो जाता है कि डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन जो है इसका टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज गेटिंग इंक्रीज्ड। समझ रहे हैं? ये वही सेम रीजन हो जाता है जब ऊपर से नीचे आ जाते हो और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फंडा हो जाता है। समझ रहे हैं? आई होप आपको पता होगा, मेरी पी ब्लॉक की वीडियोस आपने देखी होंगी। सो ये प्लस इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड या टू एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार मान लेता हूं, उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया जितनी तेज उसने पकड़ रखा है उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निकालने को इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप समझिए। समझ रहे हैं? तो प्रोटॉन किसका सबसे ज्यादा, जेड, तो जेड सबसे ज्यादा हो जाएगा भैया। उसके बाद कौन आया, निकिल। उसके बाद कौन है, मैग्नीज। फिर कौन है, टाइटेनियम। समझ में गाइस आपको? सो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फाइनल आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर डी। राइट गाइज, आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ Ti2 प्लस V2 प्लस Ti3 प्लस NSC3 प्लस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज। नाउ गाइस अगेन आपको ये समझ में आ गया होगा ना, 3D सीरीज वाले हैं स्टीव क्रोमिकोनी क्यों दिया, राइट, यानी ये वाली सीरीज। ओके, तो स्कैंडियम यहां से निकला, टाइटेनियम ये रहा, Ti3 प्लस और Ti2 प्लस है, और यहाँ पे ये वेनेडियम है, पहले तीन ही है। ठीक है, अब इसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना। ना गाइस वी नो, ये इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू होता है, म्यू का इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस टू फॉर्मूला है, और यूनिट क्या होती है, BM, बोहर्स मैग्नेट्रॉन, राइट। सो n इंटू एन प्लस टू का होल अंडर रूट। इस पे जो पहला पार्ट है इसका, इस पर भी क्वेश्चन हो चुका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हो चुका है, तो ऐसा कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फॉर्मूले में फिट कर दे और म्यू निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना होगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले, स्कैंडियम 21, 22, 23 ये है। सो टाइटेनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है 22, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d2 4s2, आउटरमोस्ट शेल का बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जब आप Ti2 प्लस बना दूं, पहले Ti2 प्लस निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी आउटरमोस्ट शेल से मैंने कहा था ना S से निकलेंगे सबसे पहले, सो 3d2 बन जाएगा इसमें। सिमिलरली जब आप इसका Ti3 प्लस निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब इसमें से ही निकलेगा, तो यानी ये हो जाएगा 3d1। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल। सिमिलरली जब आप स्कैंडियम को देखते हो, स्कैंडियम क्या है, 21 एटॉमिक नंबर इसका, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3d1 4s2, यानी जब Sc3 प्लस निकालोगे यानी 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये और दो तीनों निकल गए। समझ, तो 3d0 कुछ है ही नहीं। अब अगेन अब क्या बचा आपका, वेनेडियम बचा। वेनेडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3 4s2 हो जाएगा, तो V2 प्लस का क्या हो जाएगा, 3d3। समझ में आ गया आपको? इतना तो आ गया ना। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हो, प्रॉपर काउंट ही करते टोटल, हालांकि इसमें काउंट वैसे ही आ जाएगा, लेकिन देखते कैसे, d ऑर्बिटल ये है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2, तो दोनों के दोनों अनपेयर्ड हैं, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड यानी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली इसमें देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया इस तरह से, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया, n इक्वल्स टू 1। नीचे देखोगे तो अगेन 0 हो गया, तो इसमें अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइज, अगेन वेनेडियम 3 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 हो गया इसमें, तो n इक्वल्स टू 3 हो गया। तो जब आप इसको इन फॉर्मूला में लिखोगे जैसे n इंटू एन प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट, तो जो इसका म्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इन सब में कैलकुलेट कर लीजिए। √8 आपका Ti2 प्लस का आ जाएगा √8, Ti3 प्लस का आ जाएगा √3, जो Sc3 प्लस है क्योंकि इसमें 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा यानी 0, और आपका जो V2 प्लस है इसका आ जाएगा √15। ठीक है, तो अब ऑर्डर देख लीजिए आप, ऑप्शन ए मैच खा रहा है इसमें, V2 प्लस है सबसे ज़्यादा है, देन Ti2 प्लस हो गया √8, देन √3 हो गया Ti3 प्लस का, देन Sc3 प्लस का, तो 0 है। तो ये हो गया ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और एक्टिनोइड्स आर शोन बाय। नाउ गाइज देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था वो लैंथेनोइड्स के ऊपर था। मैंने उसमें बताया था आपको जो लैंथेनोइड्स हैं +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, उसमें से आपको मैंने कौन कौन से किस तरह क्या रखते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिया था। सो आपको उस वीडियो को देख लीजिएगा आपको एक बार अगर दिक्कत है तो, अगर आपने अब तक नहीं देखी। ठीक है, नाउ इसमें है एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं वो थोड़ी लैंथेनोइड से ज़्यादा होती है। जैसे ऊपर तो +2 +3 +4 ही है, तो इसमें कितनी है, +3 +4 +5 +6 एंड +7, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है 5। ऑब्वियसली सारे एक्टिनोइड्स सारी नहीं दिखाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो बस इसमें यही याद रखना रहता है ना। अगर जैसे इस टेबल में देखिए जो एक्टिनोइड सीरीज होती है वो एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक होती है, राइट गाइस। ठीक है, तो इसके जो नाम है आप एक बार याद रख सकते हो, लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो आपको थोड़ा सा, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता। नाउ गाइस अगेन ये चीज़ आपको है ना अगर याद हो गई तो इसका क्वेश्चंस मतलब आप सोचो कुछ नहीं छूटने वाला। ठीक है, लैंथेनोइड्स में तो आपको मैंने लगभग बता दिया था चीज़ें। इसमें एक चीज़ देखिए गाइस, कैसे देख सकते हो आप, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबकी सब +3 में है ना, +4 +5 से। थोरियम TH जो ये है थोरियम है, थोरियम इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है एक्टिनोइड में जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता। इसके अलावा सब के सब +3 रखते हैं। समझ आपको गाइस, ये चीज़ ध्यान रही, +3 सिर्फ ये नहीं रखता और उसके अलावा सब के सब रखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा जैसे आपने एक तरह से ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 3 ड्रॉ किया, ऐसे लगभग ड्रॉ कर लिया, 89 से 103 तक आपने काउंटिंग लिखी, एटॉमिक एलिमेंट्स लिखे और 3 3 3 यहाँ पे लिख दिया, थोरियम पे कट मार दिया। अब एंगुलर यहाँ पे 3 4 5 6 7 इस तरह ड्रॉ कर लीजिए। समझ रहे हो गाइज मैं किस तरह कह रहा हूँ, देखिए इस तरह से आपने 89 से लेके यहाँ 103 तक कर दिया। अब 3 3 3 3 3 सब में 3 लिख दिया। जो ये थोरियम है 90 वाला, इसमें काट दो बस, क्योंकि इसमें नहीं रख सकते। अब 3 है, यहाँ पे 4, नीचे 5, फिर 6 और फिर 7 और फिर दोबारा रिपीट 7। अब यहाँ तक जितने भी हैं 7 तक सब के सब जो हैं ऊपर वाले होंगे, 3 4 भी 5 भी 6 भी 7, 3 4 5 6 7 रखेंगे। ये 3 4 5 6, ये 3 4 5, समझ रहे। तो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए याद होगी आपको PU तक। अब अगेन इसमें क्या होगा, इसमें एक डिक्रीज हो जाएगा अगेन 6 5 4 3। ठीक है, इसके बाद अब तक 1 हो रहा था, मतलब देखिए गाइज अब थोड़ी सी बात तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। इसके बाद 6 हो रहा था, 5 की बजाय अब 4 हो जाएगा, 4 3 फिर दोबारा 4 3। ठीक है, बस यहाँ तक। उसके बाद जितने भी बचे आपके 3 3 3 3 हो जाएंगे। समझ आया गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए सारे 3 ड्रॉ कर लीजिए, बस थोरियम का काउंट मार दीजिए, तो 3 4 5 6 7 फिर 7, फिर 1 कम हुआ, फिर 2 कम हो गया, बस यहाँ तक 2 बार, और उसके बाद इतने ही है बस। अब गाइज इतना थोड़ा सा आपको हिंट मिल गई होगी, 1 2 बार अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको याद हो जाएगा सब चीज़ें। अब गाइज ऐसे ही बनती हैं चीज़ें तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड आर शोन बाय। अब देखिए गाइज अब +7 किस में है, अगर मैं आंख बंद करके भी ऐसे बनाना चाहूँ ना, देखिए गाइज 3 3 3 3 3 3 ऐसे, दूसरा काट दिया, 3 4 5 6 और 7, 7 और 2 बार 7 थी, फिर यहाँ 6 थी, फिर यहाँ 5 के बजाय 4 थी, इधर 4 और इधर 3, इधर 3 है ना, ये 3 यहाँ जाएगा।
तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है? 7। 7 किसके पास है? ये देखिए 89, 90, 91, 92, 93 एंड 94। 93 एंड 94 एलिमेंट जो हैं वो मेरे मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं एक्टिनोइड्स में। 93 एंड 94 कौन से? एनपी एंड पीयू, समझ रहे, यानी नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। अब गाइस थोड़े से तो एलिमेंट्स आपको सीरीज ये याद रखनी रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहीं से करेक्ट हो गया सीधा। थोड़ा सा तो आपको गाइज एक एड मिली होगी ना, माइंड एड, मैप बन गया होगा दिमाग में किस तरह से आप कर सकते हो। 2-4 चीजों को मिलाओ और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वो गाइज ये इजी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपने घर से ही प्रिपेयर करके आए और जाके देखा, उड़ेल दिया बस वहां पे, समझे गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रेस्पेक्टिवली आर। अगेन गाइज देखिए अब वही सेम क्वेश्चन हो गया ये। अब देखिए मैं आपको बिना उसके एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, वो तो देख ही लेंगे। लेट जैसे सपोज आपको टेबल याद है एटॉमिक नंबर से ना, आपको बस नाम याद रख लो सीरीज, जैसे मैंने स्टीव क्रोमिको नहीं बताया था ना 21 से 30 तक, ऐसे सीरीज याद कर ली और उसको ऐसे ही लिख लो। अब 89, ठीक है, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ऐसे आगे तक लिख लिया, ठीक है। अब एक चीज मुझे याद पता है, अगर मुझे ऑर्डर याद है कि 92 यूरेनियम का होता है एंड 94 ये उसका होता है प्लूटोनियम पीयू का, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको। अगर आपने सीरीज याद रख रखी है तो आप नंबर लिखो, सीरीज चिपका दो उस पर, तो यू और पीयू पे क्रॉस कर जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए कैसे मैंने क्या किया, 3 3 3 3 3 3 3 ड्रॉ कर लिया आगे तक। मुझे पता है थोरियम जो 90 है, याद हो गया होगा ना अब तक तो आपको, ये तो है। देखिए थोरियम 90 है और जो 89 है वो क्या होता है पहला। जितना भी जो एक्टेनोइड्स है ये सब इससे रिपीट हुआ है, सो ये एसी है, ठीक है। तो थोरियम का 3 काट दो, ठीक। अब इसके बाद 3 के बाद 4, 5, 6 और 7 एंड 7 इस तरह लिख देगा इस, ठीक है। तो अब ये 7 7 हो गया। अब यहां से दोबारा से एक कम हो जाता है 6, फिर यहाँ पे 6 के बजाय 5 छोड़ के 4 हो जाता है, 4 3 4 3 आगे आगे ऐसे, कुछ नहीं सोचना। अब ये फिल कर सकते हो, अब 3 4 4 4 4। मैं हालांकि मुझे फिल करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लेट जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। अब यूरेनियम एंड प्लूटोनियम कौन कौन से हैं? देखिए यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम का मैक्सिमम कितनी है 6 और प्लूटोनियम की क्या है 7। समझ में आ गाइस आपको कैसे करना रहता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो गया वो क्या है? बी, 6 एंड 7। समझ में आ गाइस आपको। सेम चीज आप इस टेबल में भी देख सकते हो कि भाई ये यूरेनियम +6 का एनपीए ये सॉरी पीयू था 7 पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथेनॉइड आयन दैट वुड शो कलर इज। ना गाइस इनमें ये तो बता दें कि सारे के सारे लेंथेनॉइड्स हैं इसमें। तो लेंथेनॉइड सीरीज आपको पता ही है, वो ड्रॉ कर सकते हो। देखिए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड इनकी यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स बनी हुई है। मैंने इसलिए नहीं बनाई गाइज क्योंकि अब मैं वही सेम चीज़ें ड्रॉ करूंगा, कुछ यूनिक होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, नहीं तो वो व्यूज मतलब सेम ही चीज़ बनाऊंगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे है गाइज, एक बार आप देख सकते हो है ना। और अगर आप चाहोगे तो मैं बना भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कमेंट में लिख देना। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको लेंथेनॉइड की वो सीरीज पता है, जैसे एक्टिनॉइड में मैंने आपको कहा था। तो लेंथेनॉइड जो बेसिकली आपके एलिमेंट हो गए ये 4 हैं फिलहाल। हालांकि इस पे डिस्कशन मैंने पार्ट 1 में भी थोड़ा अच्छी तरह से किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो जो लेंथेनॉइड हैं ये, इन सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको, तभी होगा। अब शो कलर कौन करेगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वे शो करते हैं कलर्स, हेंस नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेट जस्ट सपोज ये एफ सीरीज में हो गया, हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें डी में भी हो जाता है, लेकिन एक्टिनॉइड्स में एफ में हो जाता है। 7 हो गया इसमें। तो अब सपोज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांजिशन हो सकता है जो आउटर मोस्ट शेल्स में, तभी जब ये रिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन हुआ, एनर्जी दी, ये ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अगेन जब ये वापस अपना ऑसिलेट करके वापस अपने शेल में आता है, तो जब ये वापस आता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, समझ रहे। एनर्जी दी तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वापस अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। जो ये एनर्जी रिलीज करता है इससे क्या होता है, कलर शो होते हैं। यही बस एक कंसेप्ट है। अगर आपको थियोरिटिकल चीजें पूछी हैं तो आप ये मेंशन कर दें, नहीं तो बस ये कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
एफ में या डी में, तो आपका कलर शो करेगा। तो अब इसमें क्या है, जीडी, जीडी का जो एटॉमिक यानी गैडोलीनियम इसका नाम है। अब गाइस थोड़े नाम टफ से हैं क्या ना, एक्टिनोइड लैंथोनाइड के। तो जीडी बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर इज 64। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो जीडी का, तो Xe4s7 5d1 एंड 6s2 ये हो जाएगा। अगर आपको अगेन दिक्कत होती है इन सब में, तो आप इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आराम से बना सकते हो। तो ये एफ है, ठीक है, इलेक्ट्रो जो मैंने ट्रिक बनाई थी उसके थ्रू। ठीक है इस तो जीडी है, जीडी 3+ चाहिए इसमें आपको। जो जीडी 3+ कैसे बनाओगे आप, 3+ के लिए आपको आउटरमोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो बाहर वाले निकालना 2 और 3 ये वाले। तो ये 2 निकल गए, इनको काट दो। ठीक है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज, है ना, आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। अगेन अगला जो है Sm3+ यानी सेमेरियम, SAMARIUM। जो सेमेरियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 62, और सॉरी एटॉमिक नंबर, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Xc यानी जिनोन, और 4f66s2। अब अगेन ये कितना है, 3+ बना है इसका, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, तो ये निकल गए, एक इसमें से निकल जाएगा, 4f5 ये हो गया गाइज। सो अब क्या होगा, इसमें हो गया आपका इतना। अगला है La3+, La3 क्या लेंथेनम। तो La आपका है 57, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज Xe 5d1 6s2। माइंड कीजिए यहाँ पे 5d1 6s2 है, तो इसका मतलब 4f यहाँ पे 0 में है। ठीक है, इतना तो देख सकते हो आप। तो अगेन अगर आपको यहाँ पे 3+ बनाना है, तो ये 2 पेयर निकल जाएंगे, यानी 4f0 हो जाएगा इधर। तो ये हटा दो, और आपका ये हो गया 4f0। अगेन आपका LuTeTium 71 एटॉमिक नंबर है इसका, और इसका Xe4f14 5d1 6s2 एटॉमिक नंबर होता है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगेन आपको इसमें दिक्कत आती है तो मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो Lu3+ बनाना है आपको, तो ये 2-3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है गाइज, सो इसका मतलब आपका ये 4f14 हो गया। अब वी नो एफ ब्लॉक में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ठीक है, सिमिलरली इन सब में कितने होते हैं, 7 हो गए। ओके, हम अनपेयर्ड देखें, देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों के सातों पेयरिंग नहीं हो रही है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब के सब अनपेयर्ड हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड आर 7। 5 में 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ये भी अनपेयर्ड हो गए। ठीक है, सिमिलरली इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी हो जाती है। अब एक चीज देखिए, इसमें तो आपने कह दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड है का मतलब ही नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन आप कट गया, समझ। इसमें सबके सब पेयर्ड हैं, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कट गया। इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है अनपेयर्ड। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें 4f7 है, दूर से तो देखने से है कि चलो हाँ भैया 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन गाइज वी नो कि जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये शेल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे लूज करना बड़ा टफ है, ये करता नहीं है। जस्ट लाइक दिस, ये इसमें कंप्लीटली फील्ड है तो क्यों करेगा भैया, ऑलरेडी स्टेबल है। सिमिलरली इसमें हाफ फील्ड होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 अनपेयर्ड है, तो ये मान ले कि सुपर करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट आंसर आपका अगर है तो Sm3+ हो जाएगा। समझ में आ गाइस, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि मतलब ये वाला देखिए कि इसमें कंफ्यूज हो सकते थे लोग, लेकिन क्यों नहीं होना, क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है। ठीक है गाइस, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन A एंड D रेस्पेक्टिवली आर, ये और ये। ठीक है, नाउ गाइस ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें सब करा दिए। अब आपको देखते ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। देखिए, अगर मैंने आपको A है,
ए को KOH और O2 के साथ रिएक्शन कराई है, B और H2O मिला है। आपको समझ में आ रहा है, कुछ हिंट आ रही है KOH और O2। तो मैंने आपको क्या कहा था गाइस, MnO2 है, याद है ना, फ्यूज्ड विद KOH विद एयर, एयर में O2 कह दो, या कभी कभी के O2 की बजाय KNO3 लिख देते हैं, यही आता है बस दोनों, बहुत कॉमन रिएक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, MnO4 2 नेगेटिव में आ जाता है। और इसको आगे रिएक्शन कराते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, तो MnO4 नेगेटिव आता है। हालांकि वो वाला पार्ट पूछा नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया, ए तो हो गया आपका MnO2, KOH और फ्यूज वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब पूरा का मटेरियल आपने यहाँ लिख दिया। तो क्या हो गया, K2MnO4 बन गया। साथ में लिख दो H2O गाइस, ये कौन याद रखता भी है, ठीक है। मेन तो आपको ये याद रखना है। अगर आप देखोगे, अगर आपको सिर्फ ए रिएक्शन भी आती है ना गाइस, ए जानते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ए क्या है, MnO2, यहीं से सोल्व हो गया आपका बी ऑप्शन। भैया मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हम स्टूडेंट्स हम क्या लोग क्या सोचते हैं, सारी रिएक्शन को आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, ज्यादातर ऑप्शन काट काट के, जब इसमें मल्टीपल चीजें पूछी गई होती हैं, ठीक है। ठीक है, बी क्या होता है, ग्रीन, K2MnO4 होता है ग्रीन। अगेन यहाँ सी क्या है, पर्पल, देखते मैं कह दूँ KMnO4 है अगर कोई पूछता तो मेरे से, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपको करा दिया है। बी क्या है, K2MnO4, मैंने आपको कहा था ना कि MnO4 को हीट करते हो तो ये ब्रेक हो जाता है MnO2 में एंड K2MnO4 में। कहा था ना MnO2 का आप ये MnO2 को फ्यूज्ड KOH से करते हो तो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, कहा था। सिमिलरली अगर K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट करना है, आपको कहा था ना K2MnO4 को एसिड में डाल दो कि HCl में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका KMnO4 में, ठीक है, और MnO2 बन जाएगा। तो ये हो गया 3B कन्वर्ट हो गया पर्पल में, KMnO4 हो गया, ये हो गया K2MnO4, राइट, MnO2 और H2O ये बन चुका है C। अब C अगेन K2MnO4 की रिएक्शन कराई, KMnO4 की सॉरी। तो अब मैंने आपको एक रिएक्शन और बताई थी कि अब तक ये फंडा होता है, MnO2 को कन्वर्ट किया K2MnO4, K2MnO4 को कर दिया KMnO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। जब ये फ्यूज्ड KOH को किया इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो ऑक्सीडेशन किया इन एल्कलाइन मीडियम, तो ये बन गया। जब इसको हीट करते हो KMnO4 को, तो ये इन इसमें और इसमें ब्रेक हो जाएगा। K2MnO4 को जब एसिड में डालते हो HCl में, तो इसमें और इसमें ब्रेक हो जाता, ठीक है ना। व्हाट इफ अगर मुझे KMnO4 से डायरेक्ट MnO2 चाहिए, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये पूछा था आपसे। तो मैंने आपको ये बताया था अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, इसको Ki और H2O में डाल दो। Ki और H2O में डाल दोगे ऐसे, जैसे ये है KMnO4, KiNH2O में डाल दिया, तो ये MnO2 में ब्रेक हो गया, KOH बन जाएगा और क्या बन जाएगा, KiO3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको आइडिया। अब देखिए एक चीज है इसमें आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया ए को ही क्यों लिखा और ये KiO3 क्यों लिखा। इससे आप 2-3 मतलब आप ये सोच सकते हो ना, KiO3 में यहाँ भी लिख सकता था, MnO2 यहाँ भी लिख सकता था। इसके दो चीज हैं कि आप जिससे आप कंफ्यूज ना हो। पहला तो ये कि यहाँ पे ए पूछा गया है, ए यहाँ पे MnO2 ही है। दूसरा, आप जब रिएक्शन ड्रॉ करते हो पूरी, तो बैलेंसिंग भी तो करते हो ना, तो 2 यहाँ पे है, तो इस तरह देख सकते हो। तो डी यहाँ पे KiO3 ही है। फिलहाल मेरी फर्स्ट रिएक्शन से ही सोल्व हो गया था, आपने जस्ट कंफर्म कर दिया। तो आपको गाइस ये मल्टीपल रिएक्शंस हैं, आई होप आपको याद होगी होंगी आपको अब तक, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। नाउ गाइस अगर आप इसको सभी एलिमेंट्स को देखोगे तो 3D सीरीज के हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे देखोगे, जस्ट लाइक मैंने आपको एक्टेनोइड्स का बताई थी ना टेबल में, सिमिलर ऐसी ही इसमें है ये। अब देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये हो गया। अब देखिए थोड़े से पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रह जाएंगी। सबसे पहले तो स्कैंडियम सिर्फ एक इकलौता ऐसे एलिमेंट है इसमें जो कि सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, समझ रहे हैं आप। जस्ट लाइक आपका जो ये था एक्टेनोइड्स में था ना, उसमें सिर्फ जो फर्स्ट वाला था सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता था, ठीक है, AC। ऐसा ही है, पहला इसमें +3 है, ठीक है। फिर नीचे अब देखिए एक चीज देखिए इसमें, अभी वो भी चीज बता दूंगा आपको। इसको है ना दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25 इतना, और यहां से बाकी के इसमें, यहां से यहां तक क्या है ना, बहुत सिंपल है। कैसे,
पहला तो आपने देखी इस जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ये एलिमेंट दिखा सकते हैं, वो इनके एटॉमिक नंबर को जो है ऐड कर दिए डिजिट्स को। 2+1 3, 2+2 4, 2+3 5, 2+4 6 एंड 2+5 7। इतना हो गया। बस आप एक काम करिए, +2 यहाँ इतना ड्रॉ कर रहा हूँ अभी मैं, इतना है ना, तो +2 सब में ड्रॉ कर लिया, +3 +4 +5 +6 +7 इनको ऐड करके लिख लिया, और यहाँ +2 से सारे के सारे नीचे तक भर दिए जितनी भी मैक्सिमम भर सकते थे। पहले वाले को मिटा दो क्योंकि ये रख नहीं सकता, स्कैंडियम जो स्कैंडियम है सिर्फ एक रखता है इसमें +3। हालांकि आपको जब ये टेबल बनानी आएगी तो ये भी रख सकते हो उसमें, लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए, दो ऑप्शन हो सकते थे कि जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं रखते, स्कैंडियम भी और जिंक भी। जिंक भी सिर्फ +2 ऑक्सीजन स्टेट रखता है, मतलब जो स्टेबल है। तो अगर यहाँ जिंक भी होता तो यहाँ पे जिंक वाला भी आंसर हो सकता था। अगर यहाँ पे सिर्फ पूछते +3 तो ओनली +3 ऑक्सीजन से तो स्कैंडियम, ओनली +2 तो जिंक, या और इस केस में अगर जिंक होता तो ऑप्शन हो जाता। समझ गया ना? तो आपने ये देख लिया, इतना ड्रॉ कर लिया, +2 और यहाँ मिटा दिया, इतना बन गया आपका, इतना तो बन गया। अब इस पार्ट में देखिए 6 7 था, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करिए, ये वाला जो मिडिल वाला है, ये +6 लास्ट वाला, इसमें इतना ड्रॉ कर लीजिए, +6 इधर +6 इधर, ये 3 3 है लास्ट वाले, 3 से इधर है। अब ये गाइस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना, ये है नहीं, और ये +2 से 4 तक के रखते हैं लास्ट के। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि यार MN के बाद में एक ऐसे रेक्टेंगल बनी थी। ठीक है, मतलब ऐसे देखिए, +2 है ना, यहाँ +2 तो 3 की ये टेबल और नीचे 3 की टेबल और थी, तो +2 के बाद यानी 26 27 और 28, ये जो 3 है इसमें 3 3 के कॉलम है ना, यहाँ से यहाँ तक के 1 2 3 1 2 3, ऊपर का छोड़ दो, तो ऊपर के भरे हुए थे +2 +3 +4, +2 +3 +4, +2 +3 +4, नीचे वाले एम्प्टी थे। थोड़ा माइंड में आप बन जाएगा ना, जिंक सिर्फ ए रखता है और कॉपर मैक्सिमम +2 रखता है, +1 रखता है एक। थोड़ा सा तो गाइस समझ में आ गया। अब ना गाइस ये चीजें आपको रहेंगी ना तो ही सोल्व हो सकती है, फिर भी नहीं तो कैसे करोगे यार गाइस आप सोल्व, या तो आप बहुत आपको कोई ट्रिक आती हो तो बताइए। ठीक है, तो फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर SC है क्योंकि इसमें जिंक नहीं दिया हुआ था। राइट गाइज, आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा जो मैंने मेथड बताया वो थोड़ा समझ में आ गया होगा। राइट गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 71st electron of an element X with an atomic number of 71 enters into the orbital. Now guys देखिए इसमें ना बहुत अच्छा लॉजिक है। सबसे पहली बात तो 71st इलेक्ट्रॉन बोला है, तो क्या आपको इसमें एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए? जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ 71 एटॉमिक नंबर Z। हालांकि आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये ल्यूटिटियम का है, Lu। ठीक है, इसका आपका ये होता है Zn। नाउ Z1 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी ट्रिक के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, अब ये आपको देखिए ट्रिक के थ्रू बना के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका वो ये हो जाएगा। ओके गाइस, ये हो गया। नाउ अब देखिए, अब फर्क क्या है, इसमें कह रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर किया हुआ, या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए समझ में आना चाहिए। देखिए आपको ये चीज़ ड्रॉ करते हुए वैसे भी इसमें दिख जाना चाहिए कि ये 5D1 वाला था जिसमें इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया होगा। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर ए सेकेंड लेट जस्ट एज्यूम कि आप ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ट्रिक के थ्रू तो बना लेते हैं, लेकिन अब मैंने यार कहाँ एंटर किया हुआ। तो इसके लिए सिंपल आप ये ऑफ बो प्रिंसिपल है वो आराम से यूज कर सकते हो। ऑफ बो प्रिंसिपल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, राइट। 1 2 3 4 5 6 इस तरह कर लो और इस तरह के ये ड्रॉ करते रहो। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इसमें 6s2 इलेक्ट्रॉन भरा था, 6s2 यहाँ पे है 6s, 6s के बाद में भरा है आपका 4f, यानी इसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें भरने शुरू हुए होंगे। उसके बाद में आया है नंबर 5D का, तभी ये एक इलेक्ट्रॉन 5D बना है। सपोज 72 का भरूंगा तो यहाँ 5D2 हो जाएगा, समझ रहे? तो इसका मतलब लास्ट एंटर किसमें हुआ है? 5D1 में। समझ में आया गाइस आपको? ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5D में एंटर हुआ होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज। गाइस का सिंपल फंडा है कि जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हालांकि अगर आप और कोई ऑप्शन में आ जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन आया
तो जो मेटेलिक बॉन्ड है आपकी उसकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल समझे कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आ गया इन द आउटरमोस्ट शेल ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या होगा, अब मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, lesser the number of unpaired electrons lesser will be this enthalpy of atomization। so अब इसमें देखिए वेनेडियम है, आयरन दिया हुआ है, ठीक है, और आपका कॉपर दिया हुआ है और जिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप ड्रॉ कर लो 3d3 4s2 हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल का बता रहा हूँ है ना। इसका 3d6 4s2 हो जाएगा, इसका 3d10 4s1 हो जाएगा। ये एक्सेप्शन वाला केस होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन उछल के इधर गिर जाता है, और ये 3d10 4s0 होता है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे भाई लास्ट किस में बने, तो किस में बने, देखिए 3d3 डायरेक्ट देख लेते हैं ना, डी में कितने होते हैं 5, ठीक है, तो 1 2 3, इसमें 3 हुए होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 6, ये पेयर हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए 4। 3d10 4s1 तो 10 तो मतलब सबके सब ये पेयर्ड हो गए, 4s1 वाला एक अनपेयर्ड है तो 1 हो गया। 3d10 4s0 सबके सब डी वाले भी पेयर्ड और जीरो जीरो मतलब खाली है तो 0 अनपेयर्ड। ठीक है, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर देख लो किस में सबसे ज्यादा है, Fe में, उसके बाद आपका वेनेडियम में, उसके बाद आपका है ये कॉपर में, उसके बाद 0 में। तो मैंने क्या कहा था, जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो यही उधर ऑर्डर आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा। इसमें पूछा है लीस्ट, तो लीस्ट किस में हो गया आपका, ये 0 किस में था Zn में, तो Zn में हो गया। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएंगी, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the effect of lanthanide contraction in the lanthanide series of the elements by and large means। now guys देखिए पी, इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, मेरे पी ब्लॉक की वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया, लेकिन फिर भी आप देखिए सिंपल मतलब है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए गाइस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कि एस का सबसे ज्यादा, पी का सब, उसके बाद डी देन एफ, पुअर शील्डिंग, यानी डी और एफ के पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं। अब इसमें है क्या, देखिए गाइस जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो ना पीरियड्स में, तो आपका क्या होगा, और शेल ऐड होते रहते हैं, एस के बाद फिर पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा, नीचे आओगे डी सीरीज में तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाता है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में आओगे नीचे अब एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ना लग जाता है नीचे आते आते। तो अब नीचे नीचे जैसे आते आ रहते हो ना, इन सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह भर रहे हैं शेल्स में, तो जब शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि कितनी आसानी से या जो इलेक्ट्रॉन है ये निकाला जा सकता है, या जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना अट्रैक्शन दे रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल में है, समझ रहे हैं, वही वो साइज भी डिफाइन कर देता है, डिफाइन कर देता है, या एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई भी डिफाइन करे कि भाई उतनी अगर वीक अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो मुश्किल से निकाला जा सकता है, समझ में गाइस आपको। सो अब क्या होता है, जब तक एसपी में इलेक्ट्रॉन भर रहे होते थे तो इनका शील्डिंग इफेक्ट तेज होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो एसपी होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज को है ना एक तरह से शील्ड कर रहे होते हैं। और इस देखिए एक ऐसा है एसपी यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर ये या एस या पी है तो आप समझो कि इसका जो इफेक्ट है ना खींचाव का, ये रोक लेता है, इस पे इफेक्ट कम होता है। लेकिन जैसे यहाँ डी और एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी जितनी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग तरीके से इसके अट्रैक्शन को रोक रहे थे ना, इस पे ये छलनी की तरह काम करता है, छलनी हो जाती है बीच में, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन पे फर्क आना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन फील करना शुरू कर देता है, समझ रहे हैं आप गाइस। और इसकी वजह से ही, इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तभी आप देखोगे जब ऊपर से नीचे आते हो ना, तो बहुत बार क्या होगा, नीचे जब डी आर एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू होते हैं ना एफ या उसमें, तो ऊपर वाले से नीचे वाले का साइज डिक्रीज हो जाता है कुछ 1 2 में, समझ रहे। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है और कुछ नहीं, और डिक्रीज कर देता है एटॉमिक या आयनिक रेडियाई को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। समझा दिया आपको, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये थियोरेटिकल है, एस्पेक्ट है, इतना समझो, बाकी के अपना हो जाएगा सब।
आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, इन सब में अब एक बार चीज देखिए, नाइट्रोजन सीरियल जो CeU है, इन सब में ये तो तीनों के तीनों लैंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट है। सो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखें, सो नाइट्रोजन तो यहाँ आ रहा है, और ये जो HOCEN EU है लैंथेनॉइड सीरीज में यहाँ आ रहा है। सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का तो स्मॉल साइज होगा, क्योंकि नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है। तो मुझे ये पता है कि नाइट्रोजन तो स्मॉलेस्ट रखेगा ही मेरा साइज एटॉमिक रेडियाई का, राइट गाइस। सो अब इनमें से जो ये वाला C या D में मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन जो हो सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो यहाँ कट गया और ये बी यहाँ कट गया। अब इन दोनों में क्या होगा? अब एक चीज देखिए गाइज, हालांकि अगेन वही सेम जो इसका मतलब, इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो वो कि आप थ्योरेटिकल चीजें कह सकते हो कि अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आप उसमें समझा दो, लेकिन एक मैं तरीका बताऊंगा जो आपको यूज करना चाहिए एग्जाम में टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए एक मेथड तो ये है कि ये तो आपने बता दिया कि नाइट्रोजन है और ऊपर है, तो ये हो गया। बाकी के क्या हो जाएंगे कि बाकी के सपोज आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दी कि सपोज EU है यूरोपियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 63 है, तो आउटरमोस्ट शेल का हो जाएगा 4f7 and 6s2। सिमिलरली CE जो सीरियम है, तो एटॉमिक नंबर 58 है, आउटरमोस्ट शेल का 4f1 5d1 6s2 हो जाएगा। सिमिलरली HO यानी 67 इसका एटॉमिक नंबर है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4f11 6s2, ठीक है। तो अब देखिए जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसका, जो हम स्टूडेंट ज़्यादातर थोड़ा सा याद है तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा मिस कर देते हैं, वो ये है कि ड्यू टू दी ये जो हाफ फील्ड F में हाफ फील्ड है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है सब में, तो इस हाफ फील्ड होने की वजह से जो साइज है इसका यूरोपियम का इधर इनसे और इससे ज़्यादा है, ठीक है, हाफ फील्ड शेल होने की वजह से, क्योंकि स्टेबल है इसका। लेकिन सीरियम और HO है जो उसका जो साइज है वो नॉर्मल लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी मैं आपको भी समझा चुका हूँ। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है ना, मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या अभी हो जाएगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, स्क्रीन इफेक्ट पुअर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया, शेल तो सेम है, ठीक है, समझ आया ना आपको। तो इसलिए इसका साइज इससे छोटा हो जाएगा, यानी HO का जो साइज है वो सबसे छोटा होगा इन तीन में, यानी ये वाला या ये वाला, सेम ये दोनों है। अब C एंड इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा तो EU है यूरोपियम, तो ये हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह तो आप ऐसे कर सकते हो, समझ में आएगा इस आपको। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, वो आपको बहुत आसान है मेथड। वो दूसरा आसान मेथड क्या है, आपको लैंथेनॉइड का आपको सीरीज याद है, ये तो हो जाएगा कि नाइट्रोजन का सबसे छोटा है, ठीक है। अब क्या है, देखिए मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूंगा। अगर आप यहाँ से देखोगे, देखिए गाइस 57 से 71 तक लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक आया। एक चीज ट्रेंड नोट करिए, NCERT से मैंने ली है टेबल। देखिए जैसे आप 57 से 63 तक आ रहे हो, तो 57 से 62 तक आ रहे हो, जो ड्यू टू दी शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, जो आपको बताया था लेफ्ट टू राइट, ये साइज डिक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई पिकोमीटर में, ठीक है, डिक्रीज हो रही है लगभग लगभग लगभग। उसके बाद सडन जर्क आया, एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, हाफ फील्ड। लेकिन आप ये समझे कि जब 57 से 62 तक आए तो सेम है, यूरोपियम पे आके सबसे मैक्सिमम हो गया साइज, ठीक है। अब सपोज जैसे यहाँ पे है, आप ये 57 58 इस तरह ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे आ गया 63, अब तक तो लगभग लगभग डिक्रीज हो रहा है इस तरह। लेकिन जैसे 63 आया, सडन इंक्रीज हो गया, सडन इंक्रीज हो गया, और अगेन 199 के बाद से ये फिर से जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो गया कॉन्स्टेंटली, समझना गाइस, इस तरह से, ठीक है, ऐसे लगभग ये बन जाएगा ग्राफ। तो इस चीज को अगर आप याद रखोगे ना कि देखिए डिक्रीज हुआ 63, यानी यूरोपियम पे सडन इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब डिक्रीज किस तरह से हुआ, आप इस बात को देखिए, ये सेमेरियम है 180 है, और GD है गैडोलिनियम ये 180 है, तो लगभग ये सिमिलर है। उसके बाद फर्दर डिक्रीज हुआ है, इसके ऊपर से डिक्रीज हो रहा था, यानी अगर मैं लेंथेनम और इसका पूछूंगा इट्रीबियम या एर्बियम का, सपोज 175 है उसमें 187, तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है।
मतलब यहाँ इंक्रीज हुआ था, लेकिन अगर यहाँ से डिक्रीज करोगे तो इस ट्रेंड को ही कंटिन्यूसली फॉलो किया, 180 से डिक्रीज होना शुरू। आई होप गाइज आप ये चीजें समझ गए होंगे अब तो, है ना। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए जो सा भी आपको मेथड पसंद है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएंगी सारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन में और उसमें लगा रहूंगा, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।